तो आज का जो मामला है वो थोड़ा अलग है। हमारे पास स्रोतों के तौर पर मतलब कोई भारी भरकम लेख या रिसर्च पेपर नहीं है। नहीं। हमारे पास है बस कुछ शब्दों की एक लिस्ट, कुछ कीवर्ड्स या टैग्स कह लीजिए। ये कुछ जासूसी करने जैसा है ना, जहाँ ये टैग्स हमारे सुराग हैं। हाँ। और हमें इन्हें जोड़कर एक कहानी बनानी है। बिल्कुल, एक पहेली की तरह। और आज हमारा काम इन्हीं बिखरे हुए सुरागों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाना है। ये सारे टैग, जैसा आपने कहा, महादेवी वर्मा की मशहूर कृति निहार के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो आज हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ये चंद शब्द हमें इस किताब, इसकी लेखिका, हिंदी साहित्य में इसकी जगह और आज के दौर में इसकी क्या अहमियत है, इसके बारे में क्या बताते हैं। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लग रही है वो ये है कि इस लिस्ट में छायावादी काव्य जैसा गहरा साहित्यिक शब्द भी है, और ठीक उसके बगल में सीबीएसई हिंदी और यूपी बोर्ड हिंदी जैसे टैग्स भी हैं। ये तो मतलब तेल और पानी को मिलाने जैसी बात हो गई। एक तरफ कला, दूसरी तरफ क्लासरूम। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने में मजा आएगा। तो सबसे पहले सबसे आसान सुराग से शुरू करते हैं। लिस्ट में सबसे ऊपर है निहार महादेवी वर्मा, और इंग्लिश में भी निहार महादेवी वर्मा। ये तो सीधा सीधा कनेक्शन है, एक किताब और उसकी लेखक। ये हमारी पड़ताल का पहला सिरा है। हाँ, ये देखने में बहुत बुनियादी लगता है, लेकिन ये रिश्ता बहुत गहरा है। ये टैग सिर्फ दो नाम नहीं है, ये हिंदी साहित्य के इतिहास में एक बहुत मजबूत नींव के पत्थर की तरह है। निहार की पहचान महादेवी वर्मा से इतनी जुड़ी है कि आप अलग नहीं कर सकते। हाँ, कि एक के बिना दूसरे की बात करना वो अधूरा लगता है। लेकिन क्या हमेशा ऐसा होता है? मेरा मतलब है, कई बार तो रचनाकार से ज्यादा रचना मशहूर हो जाती है। लोग किताब का नाम जानते हैं, लेखक का नहीं। तो निहार के साथ ऐसा क्या खास है कि महादेवी वर्मा का नाम इससे इतना मजबूती से जुड़ा हुआ है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इसकी एक बड़ी वजह यह है कि निहार महादेवी जी का पहला प्रकाशित काव्य संग्रह था। ये वो कृति थी जिसने साहित्यिक दुनिया से उनका परिचय कराया, एक तरह से उनका डेब्यू था। तो ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक महान लेखिका के साहित्यिक सफर का आगाज है। ये उनकी पहचान का पहला अध्याय है, और इसीलिए ये दोनों नाम हमेशा एक साथ लिए जाते हैं। ये एक लॉन्च पैड की तरह था जिसने उन्हें साहित्य के आसमान में स्थापित किया। अच्छा, तो ये उनके करियर का पहला मील का पत्थर था, ये समझ में आता है। अब इसी से जुड़ा एक और टैग है, महादेवी वर्मा की कविताएं और हिंदी काव्य संग्रह। इससे तस्वीर थोड़ी और साफ होती है कि ये कोई नॉवेल या कहानी नहीं, बल्कि कविताओं का एक गुलदस्ता है। और काव्य संग्रह शब्द अपने आप में एक कहानी कहता है। इसका मतलब है कि इसमें अलग अलग कविताएं हैं, लेकिन जब कोई कवि अपनी कविताओं को एक किताब में इकट्ठा करता है तो अक्सर उनके पीछे एक साझा धागा होता है। कोई एक एहसास, एक दर्द, एक खोज या एक दर्शन जो उन सभी कविताओं को एक माला में पिरोता है। तो ये टैग हमें इशारा कर रहा है कि निहार की कविताओं में हमें एक तरह की भावनात्मक या वैचारिक यात्रा देखने को मिल सकती है। मतलब ये सिर्फ रैंडम कविताओं का कलेक्शन नहीं है, एक मूड है, एक थीम है जो पूरी किताब में चलती है। और शायद यही वो साझा धागा है जो हमें हमारे अगले टैग तक ले जाता है। बिल्कुल। हाँ, जो सबसे जरूरी टैग है शायद। सबसे जरूरी वो साझा एहसास सिर्फ महादेवी जी का अपना नहीं था, बल्कि उस पूरे दौर का, उस पूरी पीढ़ी का एहसास था जिसे हम एक खास नाम से जानते हैं। आप छायावादी काव्य की तरफ इशारा कर रहे हैं ना? ये टैग तो जैसे कमरे की सारी लाइटें जला देता है। ये निहार को सिर्फ एक कवयित्री की किताब होने से उठाकर एक पूरे साहित्यिक आंदोलन का हिस्सा बना देता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक टैग पूरी कहानी बदल देता है। अब निहार सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े और प्रभावशाली दौर, छायावाद की प्रतिनिधि है। लेकिन छायावाद सिर्फ एक भारी भरकम शब्द नहीं है। इसका एक मतलब है, एक एहसास है। तो क्या है ये एहसास? अगर किसी को समझाना हो कि छायावादी काव्य पढ़ने में कैसा महसूस होता है, तो कैसे बताएंगे? सोचिए कि आप अपनी कोई गहरी बात, कोई दुख या खुशी सीधे सीधे नहीं कहना चाहते। आप उसे इशारों में कहते हैं, प्रकृति के जरिए। छायावादी काव्य कुछ ऐसा ही है। यहाँ कवि अपने मन की बात बादलों से करता है, अपनी उदासी को ढलती शाम में देखता है, और अपनी उम्मीद को खिलते हुए फूल में। भावनाओं का ऐसा ही अप्रत्यक्ष, कलात्मक और बहुत व्यक्तिगत चित्रण, यही छायावाद की पहचान है। तो ये टैग हमें बता रहा है कि निहार में हमें दर्द, प्रेम और आध्यात्मिकता की बातें सीधे नहीं, बल्कि
प्रकृति के खूबसूरत पर्दों के पीछे से सुनाई देंगी। वाह! तो ये एक तरह का कोड है। कवि प्रकृति को एक भाषा की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी उन भावनाओं को कहने के लिए जो शायद सीधे-सीधे कहना मुमकिन नहीं था। और इसी से जुड़ते हैं हमारे अगले टैग्स, हिंदी साहित्य और हिंदी लिटरेचर। ये तो जैसे हम जूम आउट कर रहे हैं। एक कविता से शुरू करके हम पूरे हिंदी साहित्य के नक्शे तक पहुंच गए। बिल्कुल, ये ऐसा है कि पहले हमने एक खूबसूरत फूल को देखा जो निहार की एक कविता है। फिर हमने उस पूरे पौधे को समझा जो निहार काव्य संग्रह है। फिर हमने उस बगीचे को देखा जिसमें वो पौधा उगा है जो छायावाद है। और अब हम उस पूरे लैंडस्केप, उस पूरी जमीन को देख रहे हैं जो हिंदी साहित्य है। इन टैग्स ने हमें ये पूरा नजरिया दिया है कि एक छोटी सी रचना भी कितनी बड़ी दुनिया का हिस्सा होती है। ठीक है, ये सब तो बहुत दिलचस्प है। एक किताब, एक लेखिका, एक पूरा साहित्यिक आंदोलन। लेकिन अब कहानी में एक अजीब मोड़ आता है और ये मोड़ लाते हैं टैग्स की अगली लिस्ट। जरा सुनिए, जहां अभी हम छायावादी काव्य की गहरी बातों में थे, वहीं अब हमारे सामने है क्लास 10 हिंदी, क्लास 12 हिंदी, यूपी बोर्ड हिंदी और सीबीएसई हिंदी। एक मिनट, ये क्या हो रहा है? ये दोनों तरह के टैग्स एक साथ क्या कर रहे हैं? ये तो ऐसा है जैसे किसी आर्ट गैलरी की पेंटिंग को उठाकर किसी इंजीनियरिंग की टेक्स्ट बुक में रख दिया हो। आपका रिएक्शन स्वाभाविक है, लेकिन यही इन टैग्स का सबसे दिलचस्प पहलू है। ये हमें बताते हैं कि निहार सिर्फ साहित्यिक इतिहास का हिस्सा नहीं है, ये आज भी जिंदा है। और कहाँ? भारत के क्लासरूम में। लाखों करोड़ों छात्र इसे हर साल पढ़ रहे हैं। ये टैग्स दिखाते हैं कि निहार एक कलाकृति से आगे बढ़कर एक अकादमिक जरूरत बन चुकी है। पर सवाल ये है कि क्यों? मतलब सैकड़ों और भी कवि होंगे, और भी कविताएं होंगी। निहार में ऐसा क्या खास है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को लगता है कि हर बच्चे को इसे पढ़ना ही चाहिए? इसे एक फाउंडेशनल टेक्स्ट यानी बुनियादी किताब क्यों माना जाता है? मेरे ख्याल से इसकी दो मुख्य वजहें हैं। पहली, इसकी भाषा। निहार की हिंदी संस्कृत से प्रभावित तो है, लेकिन उसमें एक अद्भुत कोमलता और संगीत है। ये छात्रों को सिखाती है कि भाषा सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं है, बल्कि गहरी और जटिल भावनाओं को खूबसूरती से व्यक्त करने का एक कलात्मक औजार भी है। ये उन्हें हिंदी की शक्ति और सुंदरता से परिचित कराती है। भाषा की सुंदरता। और दूसरी वजह? दूसरी वजह है इसमें मौजूद भाव। किशोर अवस्था में जब युवा मन दुनिया को लेकर बहुत से सवाल, बहुत सी उलझनों और नए नए एहसासों से गुजर रहा होता है, तब निहार की कविताएं उनसे सीधे जुड़ती हैं। वो दर्द, वो खोज, वो प्रकृति से जुड़ाव, वो किसी अनजान के प्रति आकर्षण, ये सब भावनाएं हर पीढ़ी के युवाओं को अपनी सी लगती हैं। तो निहार एक तरह से भाषा और भावना के बीच का पुल बन जाती है। इसीलिए इसे पाठ्यक्रम में रखा गया है। मुझे याद है स्कूल में जब हम ये कविताएं पढ़ते थे, तो सच कहूं तो उसका गहरा मतलब समझने से ज्यादा मुश्किल उसके शब्द रटना लगता था। पर आज आपकी बात सुन के लग रहा है कि शायद हम उस वक्त सिर्फ पेड़ को देख रहे थे, पूरा जंगल तो समझ ही नहीं पाए। हमें शायद एक ही समय में भाषा का औजार और कला दोनों सिखाने की कोशिश की जा रही थी। बिल्कुल। और आपकी यही मुश्किल हमें सीधे हमारे अगले और आखिरी सेट के टैग्स तक ले जाती है। आप निहार काव्यसार और निहार महादेवी वर्मा समरी की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल सही। जहां क्लासरूम और परीक्षा होगी, वहां सार और समरी की जरूरत तो होगी ही। ये टैग्स तो सीधे सीधे मदद की पुकार है। हाँ, ये अकादमिक दुनिया की एक सच्चाई है। एक तरफ सीबीएसई हिंदी और यूपी बोर्ड हिंदी जैसे टैग्स हैं जो बताते हैं कि इसे पढ़ना जरूरी है, ये सिलेबस में है। और दूसरी तरफ समरी और सार जैसे टैग्स हैं जो दिखाते हैं कि छात्र इसे समझने और परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए शॉर्टकट खोज रहे हैं। ये कला और शिक्षा के बीच का एक दिलचस्प तनाव दिखाता है। ये तनाव तो है। क्या आपको लगता है कि समरी पढ़ लेने से कविता का असली जादू, उसका असली अनुभव खो जाता है? तो कुछ हद तक तो हाँ। कविता का असली मजा उसे धीरे धीरे पढ़ने, उसकी परतों को खोलने और उसे अपने तरीके से महसूस करने में है। समरी आपको सिर्फ मतलब बताती है, वो एहसास नहीं दे सकती। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। कई बार एक अच्छी समरी या विश्लेषण एक दरवाजे की तरह काम करता है। वो आपको उस मुश्किल कविता के अंदर दाखिल होने में मदद करता है जिसे शायद आप अकेले ना समझ पाते। तो ये एक दोधारी तलवार है। ये अनुभव को कम भी कर सकती है
और उसे शुरू करने में मदद भी कर सकती है। तो चलिए इस पूरी जासूसी को अब समेटते हैं। हमने कुछ बिखरे हुए कीवर्ड से शुरू किया था और इन सुरागों को जोड़कर जो तस्वीर बनी वो कमाल की है। निहार सिर्फ महादेवी वर्मा का पहला काव्य संग्रह नहीं है, ये छायावाद जैसे एक बड़े साहित्यिक आंदोलन का एक अहम दस्तावेज है। और ये इतनी महत्वपूर्ण कृति है कि आज भी ये भारत के एजुकेशन सिस्टम की बुनियाद का हिस्सा है, जो भाषा और भावना दोनों का पाठ पढ़ा रही है। और अगर हम इसका अंतिम विश्लेषण करें तो ये टैग सिर्फ एक किताब की कहानी नहीं कहते हैं, ये एक कलाकृति के पूरे जीवन चक्र को दिखाते हैं। एक कवि के निजी मन में उसके जन्म से लेकर साहित्यिक दुनिया में उसकी पहचान बनने तक, और फिर वहां से निकलकर लाखों छात्रों के लिए एक अनिवार्य पाठ बनने तक का सफर। ये टैग्स हमें दिखाते हैं कि एक रचना समय के साथ कैसे यात्रा करती है, कैसे वो एक व्यक्ति की निजी अभिव्यक्ति से निकलकर एक पूरी पीढ़ी की सामूहिक चेतना का हिस्सा बन जाती है। इन स्रोतों से हमने देखा कि कैसे कविताओं का एक संग्रह एक अकादमिक विषय बन जाता है। और ये मेरे मन में एक आखिरी सवाल छोड़ जाता है हमारे श्रोताओं के सोचने के लिए। जब निहार जैसी गहरी व्यक्तिगत और भावनात्मक कृति एक सिलेबस का हिस्सा बनती है, तो क्या बदलता है? क्या पाठक का अनुभव उस कला को महसूस करने से हटकर उसका विश्लेषण करने तक सिमट जाता है, या फिर ये दोनों अनुभव एक साथ चल सकते हैं? क्या वो निहार जो एक छात्र परीक्षा के लिए पढ़ता है और वो निहार जो कोई बारिश की दोपहर में सिर्फ महसूस करने के लिए पढ़ता है, एक ही हैं, या दो अलग-अलग किताबें हैं जो एक ही जिल्द में रहती हैं?